दोस्तों नमस्कार। रॉकिंग रेनाटस, जय हिंद। मैं विनोद कुमार वर्मा, सीधी एमपी से आप सभी का दिल की बेपनाह गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं साथियों। आज आप लोगों ने अपना अमूल्य टाइम देते हुए हमारे इस जो मंच में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस प्रोग्राम में आए, इसके हिस्सा बने, इसके लिए सभी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आज आपका दोस्त विनोद कुमार वर्मा आप सभी के बीच पुनः होस्ट के रूप में उपस्थित हुआ है। ये आप सभी का स्नेह है, भाव है। साथियों, समय होने जा रहा है। हमें 53 पार्टिसिपेट ज्वाइन कर चुके हैं। जल्दी जल्दी अपने साथियों को इनवाइट कर लें। सीट लिमिट है, मात्र 100 लोगों की सीट अपने जो मंच के लिए है। इसके बाद यमलम गुरु सर के यूट्यूब चैनल पे हम लोग ज्वाइन होकर के इस मीटिंग का फायदा ले सकते हैं साथियों। तो साथियों, मैं सभी गुरु महागुरु एवं हमारे सभी पार्टिसिपेट, मैं सभी आपका सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत वंदन पुनः से करता हूं। साथियों, जैसा कि आज आप सभी को पता होगा कि हमारे आपके ग्रेट लीडर मिस्टर आशीष राठौर सर दिल्ली से, जो सेना से रिटायर्ड हैं, हम सबके बीच आ रहे हैं एक बहुत ही ग्रेट नॉलेज लेकर के। दोस्तों, तो समय को ध्यान देते हुए जल्द से जल्द आप सभी साथी मीटिंग ज्वाइन करें। आज हमारे मिस्टर आशीष राठौर सर बहुत ही मार्वलस जानकारी हम सबके बीच शेयर करने जा रहे हैं। तो साथियों, ठीक मीटिंग 8:06 से स्टार्ट हो जाएगी। साथियों, समय का ध्यान देते हुए जल्द से जल्द अपने सभी साथियों को इनवाइट करें, बुला लें, क्योंकि कहते हैं कि समय समय बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। कब कहाँ किस मोड़ में कौन से लीडर के मुख से ऐसे कुछ वर्ड निकल जाएं, कुछ शब्द निकल जाएं और हमारे आपके दिल और दिमाग में बैठ जाए और हम अपने बिजनेस को लेकर के कई गुना तेज आगे बढ़ जाएं। तो आज ऐसी ही शख्सियत हम सबके बीच हम आपको एक ग्रेट नॉलेज देने के लिए आ रही है, जो मिस्टर आशीष राठौर सर जी हैं। जैसा कि बहुत सारे साथी माननीय महोदय जी को जानते भी होंगे और हम भी सर को जानते हैं। आगरा की धरती पे हम सर के साथ पार्टिसिपेट किए हैं, मिले हुए हैं। तो साथियों, मात्र महज 1 मिनट बचा हुआ है। 1 मिनट के बाद हमारे आज के स्पीकर, हमारे मुख्य अतिथि, हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर आशीष राठौर सर हम सबके बीच होंगे। तो साथियों, मैं आप सभी का पुनः 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 से हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। और साथियों, मैं चाहूंगा कि जैसा कि भारतीय संस्कृति के अनुसार सम्मान समारोह कार्यक्रम सबसे पहले किया जाता है, उसी घड़ी में मैं सभी साथियों को एक बार अनम्यूट कर रहा हूं और हमारे आज के चीफ गेस्ट आदरणीय आशीष राठौर सर का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें और जोरदार रॉकिंग ग्रेनाटस के साथ सर का स्वागत करें। मैं साथियों आप सभी को अनम्यूट कर चुका हूं। रॉकिंग इंदो रॉकिंग सर रॉकिंग रॉकिंग सर रॉकिंग 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 सर रॉकिंग सर रॉकिंग रॉकिंग। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, आपका हमारे इस जो मंच में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, वेलकम है सर। आदरणीय, थैंक यू विनोद सर। नमस्कार नमस्कार विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो क्या सर आप रेडी हैं? बहुत ही जी जी बिल्कुल रेडी हूँ मैं। पहले ओके सर, रेडी तो था मैं। के हवाले सौंपा जा रहा है सर। आप बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही सरल शब्दों में आपने हमारा परिचय दिया, बड़ा अच्छा लगा। और आपकी बड़ी भाषा जो है मृद है, बड़ी अच्छी लगती है जब आप बोलते हैं। मैंने पहली बार जाना कि आप एमपी से हैं। मैं आपको यूपी से एक्चुअली समझ रहा था, क्योंकि आपकी भाषा में जो फ्लो है वो सर थोड़ा सर यूपी से मिलता जुलता है। सर सर लेकिन कुल मिला के आप अच्छा बोलते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आज का विषय भी बहुत अच्छा है। प्रोस्पेक्टिंग, बहुत ही मजबूत प्रोस्पेक्टिंग एक सब्जेक्ट है। उससे पहले आपने एक बीच में बात बोली थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं हमेशा जो
कोई भी बोले, अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं उसको जानने का प्रयास करता हूँ, उसको अपने पास संजोए रखने का प्रयास करता हूँ। आपने एक बात बोली थी कि कोई भी व्यक्ति जब आकर मंच से बोलते हैं तो उनकी कोई एक बात हमें जरूर अच्छी लगती है और वही बात हमारे लिए भविष्य में काम आ जाती है। ये वाकई बहुत अच्छी बात है। ये इसलिए और अच्छी है कि कोई भी आदमी जब बोलता है तो अमूमन ऐसा जानने में आया है, या लोग बोलते हैं कि यार वही चीजें तो बताई जाएंगी प्रोस्पेक्टिंग में, या वही बातें प्लान में बताई जाती है, वही प्रेजेंटेशन में बताई जाती हैं, या कोई मोटिवेटिव कोई बोलेगा तो वही बातें बताएंगे। लेकिन नहीं, आप गौर करिएगा, कभी भी सेम शब्द नहीं होते हैं। और कभी कभी आदमी सीख करके आते हैं और वो कोई एक आधा शब्द ऐसा बोल देते हैं कि उससे हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। इसके ऊपर मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा कि एक शब्द आदमी का जीवन कैसे बदल सकता है। आपने तुलसीदास का नाम सुना होगा, और तुलसीदास के बारे में कहा जाता है, आज भी कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं तो उनके बारे में एक कहावत कही जाती है कि आप तुलसीदास बन गए हैं। तुलसीदास जो थे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। मैं यहाँ पर एक बात रखना चाहूंगा कि एक शब्द का कितना बड़ा महत्व होता है। और तुलसीदास एक साधारण व्यक्ति थे, उन्हें दुनिया में कोई नहीं जानता था, लेकिन जब वो अपनी पत्नी से ज्यादा प्रेम करने लगे, उनकी शादी हुई, फिर वो उनकी पत्नी आई। एक बार क्या होता है, पहले क्या होता था, 2-4-6 महीने के लिए पत्नी आती थी, जब जाती थी तब भी 4-6 महीने के लिए, साल भर के लिए जाती थी, क्योंकि ऐसे आज के साधन उसमें नहीं हुआ करते। और ये तो बहुत पुरानी बात है, उसमें तो स्थितियां और भी गंभीर रही होंगी। तो सावन का महीना था, और आप हमारे यहाँ धारणा भी है कि पहला जो सावन है शादी के बाद में लड़की ज्यादातर अपने मायके में बिताती है। ये हमारे यहाँ धारणा है, शादी के तुरंत बाद का जो सावन होता है। और इनकी जो पत्नी थी वो मायके गई हुई थी। और इन दिनों आपको पता है आजकल तो बरसात कम होती है, कि पुराने लोग हमारे दोस्त होंगे, उन्होंने पहले बरसात देखी होगी, सावन भादों की बहुत भयंकर बरसात हुआ करती थी। 15-15, 20-20 दिन तक सूरज नहीं दिखता था, रात में तो ऐसा अंधेरा होता था, उसको चोरों की रात कहा जाता था उसमें। मुझे याद है 30-40 साल पहले की ये बात है। तो तुलसीदास इतना प्रेम करते थे कि उस काली रात में अपनी पत्नी से मिलने के लिए नदियां पार करते हुए चले गए, और जाकर के अपनी घर में पीछे की छत से चढ़े। छत में पीछे से चढ़े, एक रस्सी लटक रही थी, उस पे वो चढ़ गए। चढ़ने के बाद में उन्होंने पत्नी को जगाया। तो पहले लोग छतों पर सोया करते थे, गर्मी के दिन हुआ करते थे, बरसात के दिनों में। तो उनकी पत्नी ने देखा कि मेरे पति जो तुलसीदास जी मुझसे मिलने आए हैं, छत पे चढ़े हैं। जब उन्होंने झुक करके देखा तो सांप लटका हुआ था, और सांप को पकड़ करके वो छत पर चढ़ गए। उनकी पत्नी ने वहां पर उनसे एक बात कही थी, विषय एक बात का था कि वो क्या बात थी, या वो हमें कितना इम्पैक्ट हमारे ऊपर डाल सकती है, कितना प्रभाव डाल सकती है। उन्होंने एक बात कही थी। अच्छा, उस समय भगवान की धारणाएं बहुत ज्यादा हुआ करती थी, भक्ति बहुत ज्यादा हुआ करती थी, और बहुत ज्यादा लोग विश्वास किया करते थे। इतना टेक्नोलॉजी या विज्ञान उसमें नहीं था। उन्होंने एक बात कही थी कि जितना प्रेम आप मुझसे करते हो, इतना प्रेम यदि आप भगवान से करो तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपको दुनिया जानेगी। तुलसीदास को ये बात बहुत अच्छी लगी, और उनके दिमाग में चोट कर गई कि मेरी पत्नी जो कह रही है वाकई ये बहुत अच्छी बात है। उसी समय मुड़े रात में, और तुलसीदास ने अपना घर त्यागा। और आज ये विषय है कि तुलसीदास किसी के परिचय के मोहताज नहीं है, हर एक व्यक्ति उनके बारे में जानता है, दुनिया जानती है। तो जो सेमिनार्स होते हैं, प्रेजेंटेशंस होते हैं, ट्रेनिंग्स होते हैं, जो मीटिंग्स होती हैं, इनमें हमेशा वही बात कही जाती है, बिल्कुल सही, उसी से संबंधित होती है, और सारे शब्दों का भाव वही होता है, अर्थ भी वही होता है। सब कुछ मिलाकर के आपके बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए यहीं पर केंद्रित होता है। लेकिन ये शब्द जो होते हैं वो एक नहीं होते हैं, उनमें कई ऐसी एक बातें होती हैं जो हमारे दिमाग को चुभ जाती हैं, हमारे हृदय में बैठ जाती हैं, हमें अच्छा बुरा जैसा भी लगता है, लेकिन हमें वो प्रेरित करती हैं और काम करने के लिए। इसलिए हमारा हमेशा प्रयास होना चाहिए, जब भी कोई मीटिंग होती है आपके इर्द गिर्द हो, हाँ जी सर। हाँ सर, आ रही है सर, आवाज आ रही है सर। जी जी जी, मैं अनम्यूट हो गया था शायद। ओके सर, ओके। ओके ओके ओके, वेरी सॉरी वेरी सॉरी, मुझे भी पता चला जब रिंग आया किसी का, तो मैंने गौर किया। तो
ये हमारे इर्द गिर्द जहां कहीं भी कोई सेमिनार ट्रेनिंग चलते हो, आशीष सर आप सीखें, क्योंकि बगैर, जी जी जी, हाँ सर आ रही सर। अब एक्चुअली क्या है कि रिंग आ रहा है बार बार, तो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है सर। तो क्या होता है कि जब तक सीखेंगे नहीं, कहावत कही गई है कि बगैर सीखे आप साइकिल नहीं चला सकते और सीख करके आप जहाज उड़ा सकते हैं। तो इस सारा का सारा जो किस्सा होता है वो हमारे ट्रेनिंग सेमिनार और इसकी सीख पे डिपेंड करता है। तो सीख है जरूर। मैं कल, मुझे जब हमारे इतने अच्छे डॉक्टर, इंटरनेशनल लेवल के डॉक्टर आए थे, उन्होंने दांतों के ऊपर या हमारे एलोस्टीन के ऊपर बहुत अच्छा एक भाषण दिया, बहुत अच्छा शिक्षा दी, ज्ञान दी, और मैं देख रहा था वहां पर 42-45 से ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं हो पाए। ये बड़ा दुखद लगता है। मैंने देखा यार, इतना हम लोग प्रचार किया, मुझे मैसेज जब मिला संदीप सर का, तब मैं दिल्ली, जहां अपने घर से कम 20 किलोमीटर दूर, लगभग मैं 15 किलोमीटर दूर था, मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा ही था। मुझे 2-3 डॉक्टरों से मीटिंग करनी थी, रास्ते में मैं इनका कॉल आ गया, सर आशीष जी कहाँ हो? मैंने कहा सर फोन करिए और इस मीटिंग में बिठाइए। मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी 3 की 3 मीटिंग कैंसिल की, उसी से मैं लौटा, मुझे आधा पौना घंटा लगा घर पे आकर के, और मैं 7 से 8 बजे तक मैंने बहुत से लोगों, जितने लोग उसमें बैठे थे उससे ज्यादा मैंने लोगों को कॉल किया। तो हमारा ये कंसेप्ट होना चाहिए, हमारे दिमाग में बात आप बिठा लीजिए सर। यदि आपने कामयाब होना है, आइदर चाहे वो आपकी डायरेक्ट सेलिंग हो, आशीष सर ईमानदारी सीखेंगे नहीं, आप मान करके चलिए कि सफलता बहुत दूर हमें नजर आएगी, बहुत दूर नजर आएगी। और जब समय आपका निकल जाएगा तो आपके पास में बहानों के अलावा और कोई बात नहीं होगी। और आप जब अपने बच्चों के सामने बहाने बनाएंगे, तो हमारे टाइम पे तो मूर्ख बच्चे हुआ करते थे, हम तो समझ जा जाते कि पिताजी जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। लेकिन आजकल के बच्चों के सामने जब आप अपनी बात रखेंगे तो वो आपसे कहेंगे कि पिताजी आप इसमें 100% झूठ बोल रहे हैं। यदि आपने ठीक से काम किया होता तो शायद ये बात बनाने का आपको आज मौका नहीं मिलता, या हमारे घर की स्थिति ऐसी नहीं होती। हमको सारी ये बातें अपने दिमाग में बिठा करके रखनी चाहिए। मैंने बहुत जगह ऐसे लोगों को देखा है कि वो अपने फादर से कह देते हैं कि मेरे साथ के जो पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे मेरे सामने, उन्हें अपने पिता से कहा है कि सारी उम्र आपने गुजार दी, आप कुछ सीख नहीं पाए, दुनिया को देख करके आप नहीं सीख पाए। बचपन में आप नहीं पढ़े, मैं मान सकता हूं कि आपको ज्ञान नहीं था, लेकिन जब आप मैच्योर हो जाते हैं, 18 साल से ज्यादा के हो जाते हैं, 20-25 साल के, 30 साल के हो जाते हैं, तब भी यदि आपके अंदर दिमाग नहीं आता है, तो ये मान करके चलिए कि आप सारा जीवन आप अपने आप से नजर नहीं मिला पाएंगे, बच्चों से और अपने परिवार से तो बहुत दूर की बात है। तो सीखिए और बहुत ही सीरियसली हर एक विषय, इस विषय पे काम करिए, तभी जाकर के हम लोग इसमें सफल हो सकते हैं। मैं देखता हूं बहुत से लीडरों को, उनके पास में एक बोतल नहीं है, सिंगल बोतल दे डोंट हैव, और दूसरे से कहते हैं कि साहब 40 से ज्वाइनिंग कराओ, और अपनी उन्होंने दो बोतल से आईडी ग्रीन करी रखी। तो ऐसे सब्जेक्ट या ऐसे काम करके हम लोग सफलता से थोड़ा दूर रह सकते हैं। तो अब मैं आता हूं, मेन है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। प्रोस्पेक्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और सारा का सारा बिजनेस का सार यहीं पे डिपेंड है। जो लोग अच्छी प्रोस्पेक्टिंग कर लेते हैं, आज उन्हीं के बिजनेस चल रहे हैं। या तो आप अपने अप्लायंस कराते होंगे, आप स्वयं नहीं कर पाते हैं, या आप अपनी किसी डाउनलाइन के साथ में जाते होंगे तो प्रोस्पेक्टिंग करवाते हैं। यदि आप प्रोस्पेक्टिंग स्वयं नहीं कर पाते हैं, तो आप मान करके चलिए कि आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा होगा, आपको भयभीत कर रहा होगा वो, कि मैं कामयाब यहाँ पे हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। आपका आत्मबल डगमगा रहा होगा यदि आप किसी व्यक्ति के ठीक से प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर पा रहे। और प्रोस्पेक्टिंग न करने के पीछे यही कारण है कि हम सेमिनार्स में आते हैं, जूम में आते हैं, कई लोगों को तो जबरदस्ती लाना पड़ता है। कल संडे की मीटिंग है और हम कॉल करेंगे कम से कम 50 लोगों को, और जब मैं आपको ये जान करके बड़ा हंसी आएगी कि जब इकट्ठे होते हैं तो आप मेरी फोटो देख रहे होंगे कि उसमें कितने लोग आते हैं हमारी मीटिंग में। तो यही कारण है कि हम अपनी बात को दूसरे के सामने जब ठीक से नहीं रख पाते हैं, तो उसके एक ही कारण होता है, जब हम प्रोस्पेक्टिंग ठीक से नहीं कर पाते हैं, जब लोगों को हम अपने साथ नहीं बिजनेस में ला पाते हैं, तो एक ही उसके पीछे कारण होता है कि हम और आपने ठीक से सीखा नहीं। जो हम सुनते हैं, एक कान से सुना, हमारे दोनों कान खुले होते हैं ना, तो एक से निकलता भी रहता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बीच में स्टॉप लगा के रखते हैं और दिमाग के अंदर बिठा लेते हैं, नहीं तो बहुत से लोगों का, हमारे यहाँ कई बार मीटिंग हो चुकी है,
मैंने उन लोगों को खड़ा किया है जो एक एक साल से मीटिंग अटेंड कर रहे थे, और जब उनको मैंने बोला कि बोर्ड पे जाकर के मुझे आप इतना बता दीजिए, दूसरे को मत बताइए, मैं तो आपसे रोज बात करता हूँ, मुझे आप बता दीजिए कि हम डायरेक्ट सेलिंग में रेनेटस वेलनेस को क्यों चूज करें। आप एक साल से मीटिंग ले रहे हैं और बहुत अच्छी बात है हमारे लीडर्स ने यहाँ पर बताई है कि क्यों चूज करें। और मैं बता दूं कि ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं कि 2 लाइन नहीं लिख सकते। तो प्रोस्पेक्टिंग आप कैसे करते होंगे लोगों की, ये हम लोग, मैं मान सकता हूं उस व्यक्ति, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 2-2 4-4 कंपनियां करके ना आया हो, सीख के ना आया हो। तो बहुत ही थोड़ा सा आश्चर्यजनक बात है, दुखद तो नहीं कहूंगा, तो दुख लग जाएगा लोगों को, ये आश्चर्यजनक बात है। अब हमारा दिमाग और नहीं बढ़ेगा या हमारी समझ और नहीं बढ़ेगी, इसे हम ही आप बढ़ा सकते हैं। तो जो भी यहाँ सिखाया जाता है उसको गौर से, तो प्रोस्पेक्टिंग बड़ी मजबूत होनी चाहिए हमारी। प्रोस्पेक्टिंग एक्चुअली मतलब क्या होता है, कैसे हम प्रोस्पेक्टिंग की शुरुआत करें, क्या प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है रिलेशनशिप। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि व्हाट एवर वांट टू टेल टू दोज पीपल whom, जिन्हें आप इस बिजनेस में लाना चाहते हैं, whom you want to bring in your business, ऐसे व्यक्तियों को आप ये बताना चाहते हैं कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, किस विषय में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और वहां पर यदि बात अपनी आप मजबूती से नहीं रख सकते, उसने एक ही क्वेश्चन कर दिया कि व्हाई शुड आई डू द रेनेटस वेलनेस ओनली, जबकि देयर आर सो मेनी नेटवर्किंग कंपनीज इन द फील्ड और इन द इंडिया, तो मैं क्यों आपकी कंपनी को चूज करूं। मैं आपको बता दूं कि मजबूती से 80% हमारे रेनेटस वेलनेस के जो लोग हैं वो नहीं रख सकते। उसके पीछे एक ही कारण है कि आपको जबरदस्ती मीटिंग में लाया जाता है। जिस दिन आप स्वयं मीटिंग में आने लगे, मैं आपसे आपसे बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, ये जो लोग नहीं आते हैं, बुलाने पर भी नहीं आते हैं, या हम उनको कॉल करते हैं और वो नहीं आते हैं, तो ये स्थिति तभी आती है। तो रिलेशनशिप हम कैसे क्रिएट करेंगे, जब हमें ये मालूम होगा कि हम लोगों से बात कैसे करें, रिलेशनशिप को कैसे हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, या कैसे कोई व्यक्ति हमारा दोस्त बने। आपकी बात जब भी सुनेगा जब आप पर वो यकीन करेगा कि आप अच्छे व्यक्ति हैं और जो बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं, और यही तभी आप पर यकीन करेगा, या तो वो आपको पहले से जानता हो या आपकी बातों से प्रभावित हो जाए, तभी वो व्यक्ति आपके साथ काम कर सकता है। जब तक आपकी बातों से वो प्रभावित नहीं होगा, जब तक उसे ये नहीं मालूम होगा कि जिस व्यक्ति से मैं बात करने जा रहा हूं या जो व्यक्ति मुझे कुछ बता रहा है उसको ज्ञान है, या वो मुझे कैरी कर सकता है, या जिस बिजनेस में मुझे लेकर के जाता हूं तो इसके कंधे पे मैं हाथ रख करके आगे जा सकता हूं, तभी वो व्यक्ति आपके साथ में काम करने के लिए तैयार होगा। और इस सारा का सारा रोल प्रोस्पेक्टिंग प्लान तो मैंने आज तक किसी को नहीं दिखाया कॉपी में, जो मुझे लगता ही नहीं किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने की जरूरत है। प्रोस्पेक्टिंग इतना अच्छा विषय है कि प्रोस्पेक्टिंग के बाद में प्लान नहीं देखेगा व्यक्ति, सीधा कहेगा सर आप बताइए मुझे करना क्या है, ये अपने डॉक्यूमेंट देता हूं, आप मुझे बता दीजिए सर करना क्या है, क्या आप जो काम बता रहे हो मुझे एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। प्रोस्पेक्टिंग में इतनी ज्यादा ताकत है। कोई मुझे लगता है कि लीडर्स जाकर के प्लान नहीं दिखाते हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो कभी प्लान नहीं दिखाते हैं। वो फोन पे उनके संवाद होते हैं, वो अपने बारे में बताते हैं, अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं, और उनके साथ में लोग डॉक्यूमेंट भेज देते हैं। और कोरोना काल में हमने कम से कम 300-400 लोगों को ज्वाइन करा दिया होगा, किसी को मैंने आज तक प्लान नहीं दिया। तो रिलेशनशिप हम कैसे, अब हम बात की शुरुआत, नए व्यक्ति जब हम मिल जाते हैं तो हम वहां पे किन बातें, कैसी हम बातें करें। अब हम जाकर के वहां पे हमें लगा कि यार ठीक है ये आशीष राठौर है और ये भी फलाने सिंह भी राठौर है, अब हम आगे जात बात पे वहां जाकर के हमने बात शुरू कर दी। मैं आपको बता दूं, बिजनेसमैन की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, उसका एक ही धर्म और एक ही जात होती है, वो होता है बिजनेस। आपने बड़े बड़े लोगों को देखा होगा, टाटा बिरला अंबानी देखा होगा, कभी वो किसी बात पे कमेंट नहीं करते, किसी राजनीतिक पार्टी पे कमेंट नहीं करते, किसी व्यक्ति विशेष पे, किसी धर्म पे, किसी जात पे कमेंट नहीं करते। वो हम जाते हैं तो हम इस प्रकार की जब बात करने लगते हैं तो व्यक्ति आपसे चाह करके भी वो नहीं जुड़ेगा। यदि आपने बात शुरू कर दी तो ये मान के चलिए ऐसे विषय हैं जो कभी खत्म नहीं। तो हम जब भी किसी व्यक्ति के पास में जाएं तो सबसे पहले उसके बारे में जानने का प्रयास करें, या हम बात शुरू करना है, मान के चलिए कि उसने कोई भी बात शुरू कर दी, मैं कहता हूं उसने पॉलिटिक्स की बात शुरू कर दी और ये कह दिया कि हमारा प्रधानमंत्री जो आजकल ना काम ठीक नहीं कर रहा, मान लो उसने ऐसा बोल दिया, कोई बुरा ना माने, मैं एक बात रख रहा हूं। आप सिर्फ उसमें हाँ, जो व्यक्ति वो बोल रहा है उसमें हाँ ठीक है, जी जी जी, हाँ जी सर ठीक है, लेकिन सर महंगाई, वो हमारा काम है अपनी प्रोस्पेक्टिंग, अपने ट्रैक उस व्यक्ति को लाना।
वो खूब इधर उधर की बात करेगा, उससे आप कह सकते हैं सर देश में महंगाई बहुत बढ़ी है, सर बेरोजगार बहुत ज्यादा बढ़ा हमारा, क्योंकि हम उसको ट्रैक पे जब भी ला पाएंगे जब वो वहां से अपनी बात को डाइवर्ट करेगा। कुछ भी कहता रहे, हाँ हाँ करने के बाद में बीच में आप डाल दीजिए सर कुछ भी हो, महंगाई बहुत बढ़ी है, लोगों के जॉब चले गए हैं, मतलब अब आजकल आदमी सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, बहुत ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं, कोरोना ने तो लोगों की कमर तोड़ दी, बेरोजगार भी खत्म कर दिया और लोग भयभीत हैं सर। आजकल आयुर्वेद और नेचुरोपैथी पे बहुत ज्यादा जब सर काम हो रहा है, वो कहीं की भी बात कर रहा हो, वो पॉलिटिक्स की बात कर रहा हो, कांग्रेस की बात कर रहा हो, भाजपा की बात कर रहा हो, अदर स्टेट लेवल की जो पार्टियां उनके बारे में बात कर रहा हो, सब में आप हाँ हाँ करते रहिए, बीच में अपनी बात जरूर डाल दीजिए सर, कुछ भी हो, कैसा भी ये काम कर रहे हो। लेकिन सर आज ना स्थिति बहुत गंभीर है, लोगों को सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। जब आप महंगाई के ऊपर बात करेंगे तो घूम करके बात पैसों पर आ जाएगी, और पैसा आज की तारीख में किसी के पास में नहीं है और ना ही लोग कमाने की स्थिति में है। अब देखिए बड़े बड़े शहरों में, हम तो दिल्ली में रह रहे हैं, लोग नहीं है, ग्राहक नहीं है, जहां जिन बाजारों में आपको निकलने में टाइम लगता था, आपकी मोटरसाइकिल निकल नहीं सकती थी, वो बाजार वो गलियां बिल्कुल खाली पड़े, मतलब दुकानदार भी नहीं है और खरीदार भी नहीं है, सबके पास भी प्रॉब्लम है। तो जब वो कोई व्यक्ति बात करता है आपसे इस प्रकार का, नया व्यक्ति, तब आप जाकर के उससे ये बात रख सकते हैं, नहीं सर महंगाई बहुत ज्यादा, जब महंगाई की बात आएगी तो काम की बात आएगी, अब काम की बात आएगी तो काम दुनिया में है नहीं, हिंदुस्तान में कहीं, तब आप अपने बात नेटवर्क मार्केटिंग कह सकते हैं कि 21st सेंचुरी का सबसे बढ़िया बिजनेस आज की तारीख में है, तो सर डायरेक्ट सेलिंग है, यहाँ पे कतई घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने इसको फील किया है और मैं कर भी रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि सर कोरोना काल जैसे में लोगों ने पैसा नहीं कमाया, लेकिन मैं डायरेक्ट सेलिंग में रहा हूं, मैंने जो शुरुआत की, मैंने जितना भी कमाया वो बताएं, और सर मैंने तो अभी शुरुआत की है, हमारे जो मित्र हमारे सीनियर इसको साल 6 महीने से कर रहे हैं, उन्होंने कितना सर कमाया मैं आपको ये बात बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, बहुत अच्छा सर एक डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है। कहीं पर बीमारी की बात चलती है सर, कोरोना ने सबकी कमर तोड़, बिल्कुल सर कोरोना ने सबका बुरा हाल कर दिया, लेकिन सर कोरोना के आने पर हमको सीख भी मिली। मैं कोरोना से अब ये तो नहीं कह सकता कि कोरोना बहुत अच्छा था, लेकिन मैं इसकी कुछ एक बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में देखा जाए तो कोरोना से बड़ा कोई नेटवर्कर नहीं है जिसने महीने भर के अंदर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया, मतलब इतनी जल्दी फैलाने का मतलब, मैं बीमारी फैलाना वो अलग इश्यू है, वो नहीं कहूंगा, मैं नेटवर्कर की अगर भाषा में बात करता हूं, तो इतना तेज उसने नेटवर्क बनाया अपना कि आज तक दुनिया में इतना तेज नेटवर्क किसी ने नहीं बनाया, और कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है व्यक्ति विशेष के लिए। हम चाहे तो हम कोरोना से तेज नेटवर्क बना सकते हैं यदि हम सही दिशा में लोगों की प्रोस्पेक्टिंग कर पाए और सही दिशा में उनको ज्ञान दे पाए और सही दिशा में उनको बता पाए। तो मुझे लगता है कि हम कोरोना से ज्यादा बड़ा नेटवर्क बना सकते, हमें सीखना चाहिए कि यार कोरोना में इतनी ताकत है नेटवर्क बनाने की, तो हम भी उस दिशा में कर सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटीज इतनी ज्यादा है। किसी व्यक्ति ने कहा था कि समुद्र के पानी को यदि कण कण में बिखरा दिया जाए तो जितने ज्यादा कण बनेंगे उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज इंसान के पास में होती है। अब कैसे आप लगा सकते हो, यदि आप देखा जाए तो एक बच्चे के दिमाग में ये बात आई थी, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, उसके दिमाग में ये बात आई, वो 12th क्लास का बच्चा था, उसके दिमाग में एक दिन ये बात आ गई कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे बच्चे, तो उनके पेरेंट्स ना बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, बहुत ज्यादा, जब तक वो बच्चा लौट के घर ना आ जाए तब तक वो चिंतित रहते हैं, क्योंकि बस में बिठाने के बाद में उन्हें पता नहीं होता है कि उनके बच्चे के साथ में क्या हो रहा है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बच्चा स्कूल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, बीच में लड़कों के साथ में झगड़ा तो नहीं हो गया, खाना खाया कि नहीं खाया, स्कूल में जाता है तो क्लास में बैठता है कि नहीं बैठता। मैं अपॉर्चुनिटी की बात कह रहा हूँ कि कैसे क्रिएट की जा सकती है यदि हम दिमाग रखते हैं तो। उस बच्चे ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया कि जब बच्चा स्कूल में चढ़ेगा तो उसकी माँ के मोबाइल में मैसेज आ जाएगा कि आपका बच्चा स्कूल बस में चढ़ गया है। जब वो वहां उतरेगा जाकर के तो बस का दरवाजा टच करेगा तो एक मैसेज आ जाएगा कि स्कूल में उतर गया है। जब टिफिन के लिए जब वो क्लास में जाएगा तो जैसे ही डोर से निकलेगा तो एक मैसेज चला जाएगा सेंसर के जरिए से कि आपका बच्चा क्लास में बैठा है। आपके बच्चे ने टिफिन जैसे ही खोलेगा वो, तो वैसे बच्चे के मम्मी के उसमें चला जाएगा कि हाँ आपके बच्चे ने टिफिन खोला है, उसने किया है। उसके बाद में जैसे ही वो बस में बैठेगा तो वो तब मैसेज आ जाएगा, और जब वो स्टेशन पे पहुंचेगा तो वहां उसकी माँ और पेरेंट्स जो भी होंगे वो लेने को चले जाएंगे। और उस बच्चे ने बहुत छोटी सी शुरुआत की थी, बाद में लगभग 500 मिलियन के आसपास में सॉफ्टवेयर की सेल हुई। तो हमारे पास आइडिया की कमी नहीं है, नेटवर्क को कैसे बढ़ाना है, हम बहुत सारे आइडिया क्रिएट कर सकते हैं, एकदम सही दिशा में इसके बारे में सोचें।
तो प्रोस्पेक्टिंग इसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम प्रोस्पेक्टिंग में भी अपना दिमाग लगा करके इसको क्रिएट कर सकते हैं, इसको और अच्छे तरीके से। अब हम मान के चलिए कि वो व्यक्ति किसी भी बात में इंटरेस्टेड नहीं है, वो राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं है, धर्म की बात पे इंटरेस्टेड नहीं है, वो महंगाई पे बात करने को तैयार नहीं है, वो नौकरी पैसे पे तैयार करने, बेरोजगारी पे बात करने को तैयार नहीं है, तो आप उसकी फैमिली के बारे में बात करिए, क्योंकि वो आप अपनी कहानी जब बताएंगे तो नहीं सुनेगा, तो उसकी फैमिली के बारे में यदि आप बात करेंगे तो जरूर सुनेगा। उसे पूछिए कि सर घर में कौन कौन है, कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। जब आप उनसे इस बारे में बात करेंगे तो खुलकर के आपसे बताएगा। फिर उसके प्रोफेशन के बारे में बात कर लीजिए कि सर आप करते क्या है, यदि वो नया व्यक्ति है, और ऐसा नहीं कि आप जान रहे हो तब भी उसकी फैमिली के और उसके प्रोफेशन के बारे में बात करने लगे। बोला जी जूम मीटिंग में बताया गया था। हम यहाँ पर हम लोग एक दूसरे को आइडिया दे सकते हैं, लेकिन समय के हिसाब से हम अपनी बातों को रखना हमें आना चाहिए कि कैसी सिचुएशन है, वहां पर हमें कौन सी बात रखनी चाहिए। क्या वो बात जिस व्यक्ति को हम बता रहे हैं वो इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ऑक्यूपेशन के बारे में उससे हम बात कर लेना चाहिए, आप क्या करते हैं, कितना सर आपका। डायरेक्ट तो किसी से तनख्वाह नहीं पूछी जाती, तो ये बात पहले उससे कह दें कि एक महिला की उम्र और व्यक्ति की तनख्वाह या उसकी कमाई हम डायरेक्ट नहीं पूछ सकते। लेकिन सर वेरी सॉरी, यदि आप बुरा ना माने तो मैं सर समझ सकता हूँ कि आप कितना कमाते हो, क्योंकि हमको घुमा करके बात कमाई पर लेकर के आना, उस व्यक्ति को हमने डाइवर्ट करना है कि मैं किस उद्देश्य से आपके पास में आया वो। और आज की तारीख में आपको बता दूं, कोई व्यक्ति चाहे वो कितना भी कमा रहा हो, मैं भी एक पेंशन लेता हूँ, एक तनख्वाह लेता हूँ, और भी सोर्स है मेरे पास किराए वगैरह से पैसे आने के, लेकिन कोई भी व्यक्ति, मैं अपने आप से जानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति कितना भी कमाता हो फिर भी उसको पैसे की जरूरत होती है। अंबानी, जो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी है, और जो हमारे बिल गेट्स साहब है ना, इनको भी पैसे की जरूरत है। ये चाहते हैं कि और ज्यादा कि हम वेल्थ क्रिएट करें, किसी भी तरीके से हम और ज्यादा वेल्थ क्रिएट करें। ऐसे मतलब जब हम साधारण लोगों के पास जाते हैं तो ये जान करके ना जाने कि लाख रुपए कमा रहा है तो उसको पैसे की जरूरत नहीं है। वो लाख नहीं 2 लाख कमा रहा होगा तो उसकी 6 लाख की भूख होगी, और 10 लाख कमा रहा होगा तो उसको 50 लाख की भूख होगी। ये आदमी के ह्यूमन नेचर है, ये आदमी का नेचर ही नेचर है। कभी किसी को पैसे से पेट नहीं भरा, और भरना भी नहीं चाहिए। जिस दिन आपका पैसे से पेट भर जाता है, मान के चलिए उसी दिन आपकी ग्रोथ रुक जाती है। लोग कहते हैं यार 60-70 हजार कमा रहे हैं, 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, हमें क्या जरूरत है। आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आपने अपनी ग्रोथ रोक ली है बात सोच करके। आपको लगता है कि मैं 70-80 हजार से बहुत कुछ कर सकता हूँ, बात सही है, आप अपनी साधारण जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन भविष्य में या जीवन में आप तरक्की नहीं कर सकते, ग्रोथ नहीं कर सकते, या बहुत अच्छी लाइफ, लग्जरियस लाइफ जीने के लिए आपके अंदर इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं, ये आप काम नहीं करना चाहते हैं। ये सारे कारण उसके पीछे होते हैं। तो हमको इस बात का विशेष ध्यान, किसी भी व्यक्ति के पास जब हम जाते हैं तो हमें कहीं पे भी बात चल रही हो, चाहे किसी भी विषय पे बात चल रही हो, आपने घुमा करके उसको महंगाई पर, बेरोजगारी पर और बीमारी पर लेकर के आ जाना है। और ये तीनों विषय आपके नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ते हैं। इन्हीं बातों से, इन्हीं की कमियों को बता करके, इनके बारे में लोगों को बता करके कि हमें महंगाई किस तरीके से खाई जा रही है, आदमी सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, बीमारियां किस तरीके से आजकल बढ़ रही हैं, आदमी इलाज नहीं करा पा रहा है, और बेरोजगारी का तो सब बुरा हाल है। कुछ भी बात हो रही हो, आप घुमा करके यहाँ पर लेकर के आ जाए, और मैं कह सकता हूँ कि वो व्यक्ति आपकी बात सुनेगा। लेकिन यहाँ पर आप अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखें, बात करने का तरीका आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका एनर्जी लेवल और आपकी आवाज में खनक होना चाहिए। ऐसा नहीं, मेरे कई ऐसे सारे मित्र हैं जिनसे मैं बात फोन पे करता हूं तो मेरा खुद माथा खराब हो जाता है, यार कैसे आप बात करते हो, मेरा मन टूट जाता है उनके बात करने से कि कौन सी भाषा बोलते हैं यार, कितना जोश आपके अंदर है कि मेरे कानों तक आवाज नहीं पहुंच पा रही आपकी। तो जब हम बात करें तो आपकी बात में दम और विश्वास होना चाहिए, आपकी आंखों में चमक होनी चाहिए, आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हो, जोश में बैठे हो, और ज्यादा समय ना दें उसको कि जी अब पहुंच गए तो दोपहरी का खाना खा के जाएंगे, आपके यहाँ से 4 बजे की चाय पी के जाएंगे, आज तो सर यही बीतेगा पूरा दिन आप ही के पास में। वो व्यक्ति आपका जुड़ भी रहा होगा तो नहीं जुड़ेगा, और दोबारा से आपको बुलाएगा नहीं, उसको पता है इसके बाद बहुत टाइम है। आपके पास दूसरी मीटिंग नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ व्यक्ति के पास जाकर के जल्दी से अपने आधा घंटे पौने घंटे बात करो, बीच बीच में घड़ी और देखते रहें, और उसको ये बताते रहें कि सर मेरे पास समय बहुत कम है, मेरी दूसरी मीटिंग है, मैंने सर समय दिया हुआ 2 बजे का, 1 बजे का, जो भी आपको सुटेबल लगता है बोलिए सर मुझे समय दिया हुआ है, मैं जाकर के लोगों से बात करूंगा और मैं फटाफट आपको सर समझा देता हूँ इसके बारे में। तुरंत उसको वहीं पर बात करें और अपने वहां से निकलना और ये कह के निकलें सर मेरे पास ना समय बहुत कम है, मैं आपसे फिर बाद में बात करता हूँ। अगर वो वहां पे पॉजिटिव लगता है तो थोड़ा सा आप उससे बात करें,
और अगर आपको लगता है कि नहीं इसको फॉलोअप की जरूरत पड़ेगी तो फटाफट वहां से निकल जाए। और बहुत वो आपसे पूछने का प्रयास करेगा कि नहीं है क्या ये। प्रोस्पेक्टिंग के दौरान कभी प्लान के बारे में नहीं बताया जाता है। प्रोस्पेक्टिंग हमेशा आदमी में एक्साइटमेंट पैदा करती है कि जो व्यक्ति मेरे पास में आया था वो क्या लेकर के आया था, क्या वो बता रहा था कि यहाँ से हम बहुत अच्छी अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, क्या वाकई ऐसी चीज है, ऐसा क्या था उसके पास में। ऐसा नहीं बोल देना है कि सर आपने आईडी लगा दी और 2 लोगों को लेकर के आ जाओ, वहीं से करोड़पति बनने का रास्ता खुल जाता है। वो समझ जाएगा कि ये जोड़ने तोड़ने वाला काम है, क्योंकि ज्ञान उसको पहले से कई जगह से मिला होगा। तो अपनी बात को प्रोस्पेक्टिंग के दौरान ना रखें, फिर उससे समय लें कि सर अब आप बताइए कि आपके पास उचित समय कब होगा, 1 घंटे का समय लगेगा सर, हम आपसे बैठ करके किस विषय पर हम बात करना चाह रहे हैं उसके बारे में फिर हम आपको बताएंगे कि वो क्या काम है। बहुत आपसे खोदने का पूछने का प्रयास करेगा, लेकिन उससे बताए ना, हमेशा उसका एक्साइटमेंट को तैयार रखें। तो ये हमको प्रोस्पेक्टिंग के दौरान ध्यान रखने की जरूरत। अब हम जाते हैं कि हमको मान के चलिए कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया, पहले मैंने डॉक्टर वैद्य के बारे में बताया था, स्टूडेंट्स के बारे में बताया था। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, किसी भी व्यक्ति के पास में जाते हैं, किसी भी मान के चलिए आप दिल्ली शहर में आए हैं, किसी से आपने और आपको किसी ने इनवाइट किया है कि सर आ जाइए मिलते बैठते हैं, आप क्या बताना चाह रहे हैं मुझे आकर के बताएं। तो उस दिल्ली शहर के बारे में थोड़ा सा जान लें। आप अगर कहीं यूपी में है, एमपी में है, महाराष्ट्र में है, जहां भी आप छोटे मोटे शहर में भी, कस्बे में भी जा रहे हैं और आप वहां पहली बार गए हैं काफी समय के बाद में, तो उस कस्बे के बारे में नेट पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी और 2-4 अच्छी चीजें उसके बारे में जान लें और जब चर्चा हो तो उसे बताएं उस शहर के बारे में, सर ये शहर तो इन चीजों के लिए बहुत बहुत फेमस है और मेरी काफी इच्छा होती है कि मैं सर आता इधर और यहाँ इसके बारे में देखता है, जानता हूँ। वाकई मुझे शहर से जब भी मैं निकलता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि शहर में एक बार जरूर आऊं और रुकूं और देखूं इसके बारे में, ये शहर इस चीज के लिए बहुत फेमस है, या यहाँ पर ये चीजें, कई शहर फेमस नहीं होते हैं, यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अच्छी होती हैं। तो उसके बारे में जब आप बात करेंगे तो व्यक्ति आपके साथ में जुड़ेगा। अब मान के चलते हैं कि आपको टीचर मिल जाते हैं, अध्यापक जी मिल गए, आप गए उनके पास में और अध्यापक जी मिल गए। और हर एक व्यक्ति आप हमेशा याद रखिए कि वो अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है, ये आदमी की कमजोरी है। किसी भी व्यक्ति से आप अच्छा काम कराना चाहते हैं तो उसकी प्रशंसा, वो काम बिल्कुल नहीं कर रहा है फिर भी आप उसकी प्रशंसा करिए, उसने जो भी काम किया उसको शब्दों को तोड़ करके ऐसा प्रयास करिए बताने का कि जैसे उसने ये काम को, इसको इस तरीके से इसने किया है यार, इससे हम एक तरीका आपसे सीख सकते हैं कि बहुत अच्छा आपने काम किया, अगर इसको हम आगे बढ़ाएं इसी तरीके से तो ये मान के चलिए हमारा काम आगे हो सकता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने बारे में प्रशंसा, और कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा, आप भी आम जीवन में महसूस करके देख लीजिएगा, कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा काम कर रहा होगा और आप उसकी काम में कमियां निकालने लगिए, मैं आपको बात दावे के साथ में कह सकता हूं कि 6 व्यक्ति में वो मास्टर होगा उस काम में, लेकिन वो अपने काम को ठीक से नहीं कर पाएगा, क्योंकि कमियां निकाल करके आप उसका आत्मबल इतना कमजोर कर देंगे, इतना कमजोर कर देंगे कि भविष्य में वो कभी भी अपने उस काम में मास्टरशिप नहीं ले सकता, उसको हमेशा भय रहेगा। मैं फौज में था तो मेरे एक मित्र थे, मैं नाम तो नहीं लूंगा उनका, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे जानकार थे, लेकिन फौज के अंदर प्रेशर बहुत होता है, मेंटली प्रेशर बहुत ज्यादा होता है जब आर्मी में, खासकर क्लर्क वगैरह जो होते हैं, क्योंकि मैं क्लर्क था आर्मी में, तो वहां पर एक मेंटली प्रेशर था और उन व्यक्ति के ऊपर इतना प्रेशर डाला गया, इतना प्रेशर डाला गया, बहुत कुछ जानने के बावजूद भी उस व्यक्ति को ये बोल दो कि श्रीमान जी एक्नॉलेजमेंट लिखना है, तो एक्नॉलेजमेंट की स्पेलिंग वो डिक्शनरी में देखने के बावजूद भी ठीक नहीं लिख पाते थे, यदि लिख भी देते थे तो उनको विश्वास नहीं होता था कि मैंने एक एक्नॉलेजमेंट सही लिखा है गलत लिखा है, क्योंकि उनके काम पे बार बार कमियां निकाल करके उनका मनोबल इतना खत्म कर दिया था, उन्हें यकीन नहीं होता था अपनी आंखों पर देखे हुए शब्दों पर या अपनी आंखों के द्वारा देखी हुई घटनाओं पर या किसी और चीज। तो कभी भी किसी व्यक्ति की बुराई ना करें, उसके अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर बुराइयां नहीं होती, उसमें कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, तो कोशिश करें कि उसकी बुराइयों को ठीक करने का प्रयास करें, बताने के तरीके को चेंज करें और उसमें जो अच्छाइयां हो उसको उसे बताएं, तो उसका मनोबल बढ़ेगा और 6 महीने के अंदर वो व्यक्ति मास्टर बन जाएगा जिस काम के लिए आपने, जो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में। तो हम बात कर रहे थे मास्टर्स की, टीचर्स की। अगर हम टीचर्स के पास में जाते हैं तो हम उससे किस प्रकार से बात करेंगे। टीचर्स के पास पहले जाएं तो उनको नमस्कार तो हमारा हथियार है कि हम किसी व्यक्ति के पास जाएं तो नमस्कार हमको बोलना ही चाहिए। अगर आप नमस्कार से नहीं बोलते, अगर नहीं बोलेंगे या गुरुजी मास्टर के पास जाएंगे तो गुरुजी प्रणाम करके बोलें तो वो बहुत खुश होंगे और आपसे बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और अगर वो एज्ड है थोड़े से गुरुजी, थोड़े से, तो जाकर उनके चरण स्पर्श जरूर करें। तो गुरुओं के चरण स्पर्श करना किसी भी, मैं तो ये मानता हूँ कि हम तो किसी घर में भी जाते हैं
और मान के चलिए कि मेरे उम्र का कोई व्यक्ति है और उसके मम्मी पापा घर में बैठे, तो मैं जाकर के जरूर उनके चरण स्पर्श करता हूँ। वो हमें अच्छा भी लगता है और एक रिलेशन क्रिएट करने में ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। जब आप किसी व्यक्ति के यहाँ जाकर उसके पेरेंट्स को तवज्जो देते हैं तो ये एक आपके रिलेशनशिप में और जब आप वहां से निकलेंगे तो जरूर ये बात कही जाएगी कि यार व्यक्ति जो आया था वो बहुत ही अच्छा था, धार्मिक व्यक्ति था या सामाजिक व्यक्ति था, तो ये बात वहां पे कही जाएगी। तो गुरु जी को प्रणाम करें, अगर एज है तो आप उनके चरण स्पर्श भी कर सकते हैं। और जब धीरे धीरे बात करें तो जरूर कहें कि गुरु जी आशीष सर, वॉइस नहीं आ रही सर आपकी। आज का जो समाज है, गुरु नहीं होते तो सर ये हमारा देश है और हमारा जो समाज है और हमारी जो पीढ़ी है ये सब दिशाहीन हो जाती है। और गुरुओं की जरूरत सर हमेशा रहेगी और हमेशा रही है। अगर हम बहुत पीछे चले जाते हैं, राम काल में भी चले जाते हैं, तो सर वहां भी उनको गुरु की जरूरत पड़ी थी और आज के युग में भी लोगों को गुरु की जरूरत पड़ी है। तो सर गुरु का होना बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं धन्य हूं सर कि आज मुझे आप जैसे गुरु से बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये बात यथार्थ होती है सर कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारी गुरु आपकी गोविंद जो बताए। अगर गुरु नहीं होता तो सर भगवान के बारे में पता नहीं चलता, और दोनों लोग खड़े हों तो सर उसमें सबसे बड़ा जो दर्जा जाता है, भगवान से भी बड़ा दर्जा जाता है, वो सर गुरु। और मैं धन्य हूं सर कि आज मैं गुरु जी से बात कर, इसको जाते नहीं बोल देना, फायर नहीं कर देना है। जाते वासी जी ने बताया था कि जाते ही बोल देना है, सिचुएशन क्रिएट करनी है आपने। इस प्रकार से बातों बातों में एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट करनी है कि वहां पे जाकर के ये बातें आप रख पाए। तो मैं आपसे दावे के साथ में कह सकता हूं कि वो व्यक्ति आपकी बात सुने। और सर आपको तो मैं समझाने नहीं आया हूं सर। आपको सर कौन समझा सकता है? गुरु को कोई समझा सकता है? कोई नहीं समझा सकता। जब ऐसे शब्द सुनेंगे तो गदगद हो जाएंगे। सर आपको कोई नहीं समझा सकता, दुनिया आपसे सीखती है। मैं सिर्फ आपसे सलाह लेने आया हूं कि जो काम मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको किस तरीके से किया जाए। ऐसा नहीं कि इसको किया जाए कि ना किया जाए, सर उसको किस तरीके से हम करें, तो ये तरीका हमें आप ही बता सकते हैं कि सर उसको हम किस तरीके से करें। और मैं चाहूंगा कि आपका साथ यदि मुझे मिल जाए तो सर मैं बहुत बड़ा धन्य हो जाऊंगा। फिर मुझे दुनिया में कोई सर जीत से मुझे कोई हरा नहीं सकता, जीतने से मुझे कोई मतलब कि मुझे रख नहीं सकता। मैं श्योर है कि मैं इसके अंदर जीतूंगा ही जीतूंगा। तो इस प्रकार की जब आप बात किसी गुरु जी से करेंगे तो मैं आपसे बोलूं कि वो व्यक्ति आपके साथ में, हो सकता है उस समय वो तैयार ना हो, लेकिन उनके साथ में आपके रिलेशन बहुत अच्छे क्रिएट हो जाएंगे। और 2 बार 4 बार 5 बार इवन 12 बार जब आप उनका फॉलोअप करेंगे, मुझे लगता है उससे पहले ही, क्योंकि जो टीचर्स लोग होते हैं वो समझने में थोड़े से इजी होते हैं और हर एक बात को समझ जाते हैं। जो आप इस तरीके से बात करेंगे तो वो समझ जाएंगे, तो फिर आपकी बात को वो जरूर महत्व देंगे और वो आएंगे भी आपके साथ काम करने के लिए, तैयार भी हो जाएंगे। तो हम टीचर की प्रशंसा उनके इस प्रकार से कर सकते हैं। अब एक ग्रुप जो होता है, लेडी ग्रुप होता है। लेडीज एक हमारे सुनील सर ने भी बीच में एक बात, बहुत अच्छी बात बताई थी कि जहां भी हम आप जाते हैं, लेडीज ग्रुप के साथ में जेंट्स डायरेक्ट उनसे बात नहीं कर सकता, जिसको हम जानते नहीं है, तब भी हम उनसे समय नहीं ले सकते। तो और हाँ, हमारे साथ में कोई महिला हो, हमारी पत्नी अगर हमारे साथ में हो, तो उनके जरिए से हम किसी भी एक लेडीज ग्रुप से, या जो उनको जो उन्हें जानती हैं, या जो मैम जिन लेडीज ग्रुपों को जानती हैं, तो वहां पर हम अपनी बात भी जाकर के रख सकते हैं। तो उसमें आपको अपनी पत्नी को जरूर साथ में लेना चाहिए। उनको इस नेटवर्क के बारे में आपने जरूर बताना है। ये हमारे महागुरु सुनील सर ने बात बताई थी कि जहां भी आप जाते हैं, ट्रेनिंग होती है, सेमिनार्स होते हैं, उनको जरूर पार्टिसिपेट करा। अब यहाँ पर एक बात ये आती है, हमको लगता है कि यार मेरी वाइफ ना पढ़ी लिखी नहीं है, शायद ही इसको समझ में नहीं आएगा, ये सब बातें इसको जल्दी समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं, आजकल की ज्यादातर हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो बहनें हैं, मैडम्स हैं, ये पढ़ी लिखी भले ही आपसे कम हो, लेकिन समझदार आपसे ज्यादा होती है। ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो यदि आप उनको एक साथ में ले लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको एक इतना बढ़िया लीडर मिल गया है कि एक ग्रुप को, जो हो सकता है वो 1 2 बार 4 बार 6 बार किसी को कन्विंस ना कर पाए,
लेकिन यदि आप उनके साथ में रखेंगे या उनको अपने साथ रखेंगे, आप उनके साथ रहेंगे, तो ये मान करके चलिए कि एक ग्रुप आपको ऐसा मिल जाएगा जहां पर आपको कन्विंस करने के लिए, जहां पे आपको प्रोस्पेक्ट मिल जाए। और मैं बहुत सारी कंपनियों में देखता हूँ, हमारे यहाँ भी बहुत महिलाएं हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही है। और मैं किसी कंपनी को जानता हूँ, नाम नहीं लूंगा, वहां पर पति पत्नी दोनों का सेमिनार में आना कंपलसरी है, आप बगैर पैर के नहीं आ सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं अपनी पत्नी को लेके जाऊंगा, पता नहीं ये कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी, बात समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, या वहां पर ये सूट होंगी कि नहीं होंगी। मैं आपको बता सकता हूँ कि पहली बार यदि आप उन्हें ले जाते हैं तो हो सकता है वो सूट ना कर पाए अपने आप को, लेकिन महिलाएं बहुत तेज होती हैं। अगली बार जब आप उन्हें ले जाएंगे तो परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल लेंगी, और 2 4 10 बार जब आप लेकर के जाएंगे तो आप देखिएगा कि वो आपको भी पछाड़ सकती है प्रोस्पेक्टिंग के मामले में और प्लान के मामले में, क्योंकि ये बात मैं अपने घर से जानता हूँ। मैं पहले कभी अपनी वाइफ को लेकर के नहीं गया रेनेटस के अलावा, लेकिन रेनेटस में जब मैंने उनको तवज्जो देना सीखा तो मैं आपको बता सकता हूँ कम से कम 5-7 आईडी उन्होंने स्वयं निकाली है, लेडीज की भी निकाली है, इवन जेंट्स की भी निकाली है, और किसी भी व्यक्ति की प्रोस्पेक्टिंग कर सकती है, क्योंकि मैंने उन्हें बताया, या हमें सुनते रहते हैं, या जब हम उनको सेमिनार से ट्रेनिंग्स में लेकर के जाते हैं तो वहां भी वो सीखते हैं। और ये बात सब लोग जानते हैं सर कि महंगाई हमारे लिए नुकसान कर रही है, बेरोजगारी हमारे बहुत पीछे पड़ी है, बीमारी हमारे लिए बहुत खतरनाक है, और इन्हीं 3 विषय पर हम अपनी नेटवर्क मार्केटिंग को या अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। तो ये बात महिलाएं अच्छी तरीके, पैसे की वैल्यू हमसे ज्यादा महिलाएं समझती है, तो उनको आप जरूर अपने साथ रखें और उनको जरूर शामिल करें, थोड़ा थोड़ा करके उनको बताएं, थोड़ा थोड़ा करके उनको बताएं, करेज करें। जब वो कोई भी बात रखे तो उसको काटे नहीं, अरे यार तेरे से नहीं, अरे यार तुमसे नहीं होगा, अरे यार आपसे नहीं होगा ना, बिल्कुल ना कहें। बोला ये तो आपने बहुत बढ़िया बोला, बिल्कुल ऐसे ही आपने बोलना। हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, इन शब्दों को आपने ऐसे रखना है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका बिजनेस ठीक डबल हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएंगे। तो मान के चलिए कि आपको एक और लीडर मिल गया है लेडीज ग्रुप का, जो लेडीज ग्रुप को संभाल सकता है, तो वो किसी व्यक्ति से बात करके, किसी महिला से बात करके आपको ले जाकर के उस प्रोस्पेक्ट से मिलवाएंगे, और हो सकता है कि वो आपके साथ बिजनेस में आ जाए और आपका बिजनेस ग्रो कर जाए। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और वाइफ जो आईडी लेकर के आए वो वाइफ की आईडी पे लगाना, तो उनको भी इनकम आना शुरू हो जाएगी, तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाएंगी, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। तो उसमें एक हाउस वाइफ के साथ हम जाते हैं। हाउस वाइफ के पास एक बात होती है कि जी मैं कुछ नहीं करती, मैं तो हाउस वाइफ हूँ। अगर आप हाउस वाइफ के पास गए हैं तो सबसे पहले आप यही पूछेंगे, मैम आप क्या करते हैं, दी आप क्या करते हैं, तो वो सबसे पहले ये बात कहेंगी कि जी मैं तो कुछ नहीं करती, मैं हाउस वाइफ हूँ। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया में आप उनसे कहें कि मैं दी आपको बता दूं कि दुनिया में यदि सबसे ज्यादा कोई काम करता है, सबसे ज्यादा यदि रिस्पॉन्सिबल कोई व्यक्ति है तो वो हाउस वाइफ है। कि आप जब उनसे ऐसे बोलेंगे तो पूछेंगे कैसे, दुनिया तो कहती है कि मैं तो कुछ नहीं करती, मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम दिन भर कुछ नहीं करती हो, तब उनको बताइएगा सुबह 4 बजे या 5 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक इस पूरे घर को संभालना, बच्चों के लिए टिफिन तैयार करना, बच्चों के पति के कपड़े धोना, बच्चों के पति के लिए टिफिन तैयार करना, ऑफिस के लिए उनको तैयार करना, कपड़े धोना, उनके प्रेस कराना, सास ससुर की सेवा करना, घर को साफ सुथरा रखना, खाना बनाना, तरह तरह के खाने बनाना, सुबह का नाश्ता बनाना, दोपहरी 4 बजे की चाय देना, घर में साफ सुथरा रखना, डस्टिंग करना, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। बाजार से सब्जियां लाना, घर का सामान लेकर के आना, दूध लाना, दिए लाना, इतना ज्यादा काम। आप किसी घरेलू महिला को देखिएगा जाकर के कभी, तो हमेशा आपको व्यस्त मिलेंगे, कभी उनको फुर्सत नहीं होती है। तो किसी भी घरेलू महिला के पास जब आप जाते हैं तो उनको बताइए कि दी दुनिया में यदि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति, और मैनेज भी करना, यदि हस्बैंड बहक रहा है तो उसको मैनेज भी करना, घर में अगर पैसे की कमी है तो उसको भी मैनेज करती है वो। तो आप घरेलू महिला के जाकर के इस प्रकार की जब आप बात करेंगे, और इतना काम करने के बावजूद भी मैं दी आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि फिर भी आप बीच में समय निकाल सकती हैं। ये आपके अंदर कला है, समय को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो जी हम इतना अच्छा है कि आपके पास सिस्टम लेकर के आए हैं, यदि आप थोड़ा सा समय उसमें निकाल करके अपने लिए काम करेंगी तो ये सब, तो आपकी एक अर्निंग बढ़ जाएगी, और आपके जो घर में जो भी आपकी जरूरत की चीजें पूरी होने लगेंगी, और एक आप बहुत अच्छी लाइफ जिएंगी सब कुछ करने के बावजूद भी। और हो सकता है पैसा हो जाए तो आप अपने घर में नौकरानी रख ले, जो आपके छोटे मोटे या बाहर के काम है, या जो ऐसे काम है जिनको करने में आपको समय लगता है, तो वो आपकी कर सकती है। कोई मेड रख सकती है, यदि आपके पास पैसा हो तो आपको थोड़ा सा और समय मिल जाएगा। वैसे सबसे ज्यादा काम अगर रिस्पॉन्सिबल कोई है तो महिला है, और मैं बहुत लाइक करता हूँ सर घरेलू जो हाउस वाइफ होती है, मैं उनको बहुत सैल्यूट करता हूँ, बहुत सम्मान देता हूँ। तो दी आप ऐसा कभी ना कहें
कि आप कुछ नहीं करती हैं? कभी भी आपसे कोई पूछता है तो आप ये जरूर बताइए कि आज की तारीख में अगर सबसे ज्यादा काम करती है तो महिलाएं करती हैं। तो ये फैक्ट भी है, मैं इसमें ऐसा नहीं कर रहा हूँ, उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ, ये फैक्ट भी है। तो जब आप उनसे ऐसी बात करेंगे तो वो आपकी बात भी सुनेंगी और आपकी बात से एग्री भी होंगी। और 2 से 4 बार जब आप उनकी, हो सकता है पहली बार में ही आपके साथ वो काम करने के लिए तैयार हो जाए और आपके विषय को समझने के लिए तैयार हो जाए, नहीं तो 2 से 4 बार 5 बार में जब आप और किसी महिला लीडर से उनको मिलवाएंगे और उन्हें आप बताएंगे कि देखिए यहाँ पर और भी महिलाएं, घरेलू महिलाएं जो इस काम को करती हैं, आज देखिए इस मुकाम पर पहुंची हैं, और उनके जब फोटोज दिखाएंगे, प्रोग्राम्स की उनकी स्पीच सुनाएंगे, तो मैं कहता हूँ 101% वो दी आपके साथ में काम करने के लिए तैयार हो जाएंगी। तो इन बातों को जब आप रखते हैं तो अपना रखने के तरीके को एक्साइटमेंट के साथ में रखें और अच्छे तरीके से रखें और साफ शब्दों में बोले। मैं शब्दों पे हमेशा जोर देता हूं कि ऐसे शब्दों में रखें जैसे एक रिपोर्टर बोलता है टीवी के अंदर, सुनिएगा और उसको कॉपी करने का प्रयास करिएगा। बिल्कुल रिपोर्ट। और ये कैसे आप सीखेंगे? जब सीखेंगे जब आप स्वयं से बात करने लगेंगे। आप स्वयं से बात करना सीखिए, किसी भी बात को कैसे रखना है। आप खाली बैठे हैं, आप बाइक पे जा रहे हैं, अब कोई बोलेगा यार बाइक पे जाकर के अगर मैं स्वयं से बात करूंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं होगा। स्वयं से आप बात करिए। कोई भी बात आपको अच्छी लग जाती है, यार मैं अब जा रहा हूँ, इस बात को कैसे रखूंगा, उसको कई बार जब आप रिपीट करेंगे तो वो शब्द आपकी जुबान में एकदम से रट जाएंगे। अब आप हकलाएंगे नहीं, वहां पर ब्रेक नहीं होंगे। जब आप अपनी बातों को बिल्कुल तरीके से रखेंगे इस तरीके से तो। हेलो, हाँ सर, वॉइस आ रही सर, आ रही। आवाज आ रही है सर? ओके सर, आ रही है, राइट सर। ओके ओके ओके, मुझे ऐसा लगा कि नहीं आ रही। तो आप समझ जाइए कि आपकी बात वो वहां पे जरूर मानेंगे। तो हम उन पे जाकर के अब हम जाते हैं गरीब आदमी के पास चले जाते हैं। गरीब आदमी के पास में एक ही बहाना होता है, सर मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ इस काम को। तो उसको बताइए कि सर दुनिया में गरीब आदमी कोई पैसे की जरूरत है, पैसे वालों को है नहीं है वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एक जरूरत है पैसे की, तो गरीब को। और सर गरीब आदमी का ज्यादातर लोगों ने इस्तेमाल किया है। गरीब आदमी का ऐसा इस्तेमाल किया है कि गरीब गरीब रह गया और अमीर अमीर बन गया। तो सर मैं आपका इस्तेमाल करने नहीं आया हूं, मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताने आया हूं जहां पर आप काम करके थोड़ा सा समय दे करके या फुल टाइम काम करके या पार्ट टाइम काम करके आप इस अपनी गरीबी से निजात पा सकते हो और एक ऐसी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो कि गरीबी आपके कोसों दूर होगी, कहीं भी आपके नजदीक नहीं हो। और इस हिंदुस्तान में नहीं, इस दुनिया को बनाने में सबसे बड़ा हाथ है तो गरीब का है। आप सड़कें देख लो तो गरीब बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख लो तो गरीब बनाते हैं, आप बड़े बड़े कलपुर्जे भी देख लो तो फैक्ट्रियों में गरीबी बनाता हुआ मिलेगा। जो इंजीनियर होता है या जो उनसे ऊपर के लोग होते हैं जो आइडिया देने वाले, वो तो एसी रूम में बैठे होते हैं, लेकिन मेन जो काम करने वाले होते हैं वो गरीब होते हैं। तो गरीब सर आप अपने आप को कम मत समझिए, इस हिंदुस्तान को, इस दुनिया को बनाने में सबसे ज्यादा रोल है तो गरीब का है। तो यदि गरीब ने सर काम करना बंद कर दिया, हाँ गरीब ने अपने लिए काम सर कभी नहीं किया, हमेशा दूसरों के लिए काम किया, क्योंकि उसको कभी चाहा नहीं सर, पैसे वालों ने कभी चाहा नहीं कि गरीब ऊपर उठे, वो हमेशा आपका इस्तेमाल करता रहा है। तो सर मैं आपका इस्तेमाल करने नहीं आया हूं, मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताने आया हूं कि जिस रास्ते पर भी आप चलेंगे तो ये मान करके चलिए कि आप जरूर कामयाब होंगे और गरीबी आपके कोसों दूर, गरीबी आपके दिमाग से नहीं, आपके घर से नहीं, आपके शहर से निकल जाएगी आपके नाम की गरीबी। तो जब आप इस प्रकार से गरीब से बात करेंगे तो वो व्यक्ति आपके साथ में काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब आप दुकानदार के पास चले जाते हैं, किसी भी व्यक्ति के पास में जाएं तो उसी के काम की प्रशंसा करें, उस व्यक्ति को संबंधित काम से प्रशंसा करें। यदि हम उस व्यक्ति की उसमें बुराई करने लगते हैं, उसके काम में कमियां, अब दुकानदार के पास हम गरीब चले गए और गरीब समझ, अरे यार तुम कभी नहीं सुधर सकते, तुमको मैं बता रहा हूँ वो तो तुमसे करा नहीं जा रहा, तो तुम कहाँ से सुधरोगे, यही मर जाओगे, इसी गरीबी मर जाओगे, देख रहे हो घर की हालत कैसी है तुम्हारी। ऐसा नहीं बोलना सर, आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन हालत में सुधार हो नहीं पा रहा है। तो एक बहुत अच्छा मैं आपको तरीका बताना है कि हम थोड़ा, और मैं आपको बता दूं कि जितना हम बड़े लोगों को बताते हैं या हम किसी स्मार्ट व्यक्ति को देख करके उसको बताते हैं, यदि हम गरीब लोगों को अपना बिजनेस प्लान बताने लगे और 2-2 बोतल से शुरुआत कर दे तो मैं देखूंगा ज्यादा ज्वाइनिंग होंगी हमारे साथ में। मैं किसी एक कंपनी में गया था, मैंने वहां देखा था कि सारे गरीबों के बच्चे हैं। जब मैं वहां खड़ा हुआ सारे 18 साल 20 साल के बच्चे, लगभग 90% बच्चे थे। किसी से पूछो ये क्या है, कौन है यार, ये इसने पढ़ाई बंद कर दी थी और ये ऐसे काम कर रहा था, तो लगभग बच्चे उसमें गरीब घरों के थे, क्योंकि पैसे की जरूरत ज्यादा गरीबों को होती है, रईसों को तो होती है लेकिन गरीबों को और ज्यादा होती है। उन्हें लगता है कि यार मेरे पास पैसा होना चाहिए। तो गरीबों के पास यदि हम अपने प्लान को लेकर के जाए, हो सकता है कि वो आपके साथ आने में समय लगाए,
लेकिन आएगा तो काम जरूर करेगा। और फिर आपको उसके पीछे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे हम लोगों के पीछे पड़े रहते हैं, भाई आ जाओ काम करते हैं, आ जाओ प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, आ जाओ फलानी जगह चलते हैं, या बताओ कहाँ पे चलना है, कहाँ ट्रेनिंग करनी है, किसका फॉलोअप करना है। तो वो व्यक्ति आपके पीछे पड़ जाएगा, चलिए सर, क्योंकि उसको एक बार लग जाए ना कि यहाँ से पैसा आएगा और मेरी गरीबी दूर हो सकती है, तो वो आपके पीछे पड़ जाएगा और कोशिश करेगा कि वो अपनी गरीबी को दूर करे और बहुत अधिक काम करेगा। उसको आपको ज्यादा पॉलिश करने की जरूरत या ज्यादा उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गरीबों से भी हम काम करा सकते। अब दुकानदार है, दुकानदार के पास हम जाते हैं। दुकानदार की ऐसी स्थिति होती है कि वो न मरने में होता है न जिंदा रहने में होता है। अब दुकानदार का मतलब मैं मॉल वाले व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, उस दुकानदार की बात कर रहा हूँ जो हमारे आपके स्टेटस के लोग जो होते हैं दुकान खोल करके बैठते हैं। उनकी ऐसी हालत होती है, सुबह घुस जाते हैं 8 बजे और रात को निकलते हैं 12 बजे 11 बजे निकलते हैं। उनकी आंखें फूली होती है, शरीर उनका बेकार हो चुका होता है। तो उनको हम बता सकते हैं कि सर दुकानदारी ठीक है, आप दुकानदारी कर रहे हैं, लेकिन सर यहाँ पे रह करके हम जो चाह रहे हैं वो नहीं पा सकते। और हमारी सारी जिंदगी जो है सर इस 10 बाई 10 में 15 बाई 15 की दुकान में ही निकल जाती है। एक तरीके से देखा जाए तो सर ये एक जेल के समान हमारे लिए हो जाती है कि हम इसको चाह करके भी, कहीं पे दुख में भी, चाहे कहीं सुख हो, चाहे किसी शादी हो, किसी का जन्म हो, कैसी भी परिस्थिति हो सर, हमको दुकान बंद करने में बहुत दिक्कत आती है, दुकान बढ़ाने में। क्योंकि हम दुकान बढ़ा देंगे तो हमारी अर्निंग बंद हो जाएगी, और अर्निंग बंद हो जाएगी तो हमारी घर में जो स्थितियां है वो थोड़ी सी बिगड़ जाएंगी। तो चाह करके भी हम लोग सर नहीं जा सकते। और इसी दुकान में बैठ करके मैं आपको बता दूं, आजकल तो बहुत अच्छा तरीका है कि जब भी आप खाली होते हैं तो हमारे पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी है कि जब हम आपको बताएंगे सर, आप दुकान में, ऐसा तो है नहीं आदमी 2 बजे खाली होकर 4-5 बजे तक खाली रहता है, क्योंकि उसमें ग्राहक नहीं होते हैं, या सुबह सुबह जब जाता है तब भी ज्यादा ग्राहक नहीं होते हैं, या रात में 10 बजे के बाद में भी ज्यादा ग्राहक नहीं होते। तो हमारे पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी और एक ऐसा बिजनेस प्लान है सर कि हम आपको बताएं और उसको करने का तरीका यदि हम आपको समझाते हैं तो आप यहीं पर बैठ करके अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। और मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे दुकानदार, मैं किसी पिछली कंपनी में था, वहां पर एक व्यक्ति थे जो मेडिकल स्टोर चलाया करते थे, और उन्होंने हेल्थ पे काम, अपनी दुकान से बैठ करके हेल्थ पर काम किया था और टॉप लेवल कंपनी का अचीव किया था। टॉप लेवल जहां पर लगभग 1,32,00,000 का उनको गिफ्ट मिलता है, वो लेवल उन्होंने दुकान में बैठ के, जब उन्हें लगा कि मेरी अर्निंग 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 आने लगी है और दुकान से ज्यादा आने लगी है, तो उन्होंने दुकान को बंद किया और उस काम को फुल टाइम करने लगे। तो हम किसी व्यक्ति को जब उसमें ये बताएंगे कि दुकान तो ठीक है, श्रद्धा लोटी चल सकती है, लेकिन जो हमने बचपन में सपने देखे वो यहाँ से पूरे नहीं हो सकते हैं। और उसमें क्या होता है कि घर वाले भी सब उसी में व्यस्त हो जाते हैं, बेटा भी उसी में व्यस्त हो जाता है, बीवी भी उसी में व्यस्त हो जाती है, मम्मी पापा भी दोपहरी मार करके बैठ जाते हैं कि बेटे को आराम कर लेते हैं, और सबकी दिहाड़ी अगर देखी जाए तो पूरे दिन में नहीं निकल पाती। तो इस, और हम सर आपको जो बताएंगे और जो स्ट्रेटेजी बताएंगे काम करने की, इसको यदि आप करते हैं खाली समय में इसी दुकान में बैठ करके, तो मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि 6 महीने और 8 महीने के बाद में आपकी जो भी अर्निंग यहाँ से होगी वो दुकान से ज्यादा होने लगेगी, यदि आपको शिद्दत से करते हैं, सीख के करते हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वो व्यक्ति आपकी बात सुनेगा और आपके साथ में काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। हो सकता है पहली बार में वो ना आए, लेकिन जैसे धीरे धीरे आप उसके साथ में 2-4 बार फॉलोअप करेंगे और उससे फ्रेंडशिप कर लेंगे और रिलेशनशिप क्रिएट कर लेंगे, तो व्यक्ति आपकी बात को सुनेगा और एक दिन आपके साथ में काम करने को तैयार हो जाएगा। लेकिन इन सब के साथ में जो परिवर्तन आप उसमें उसको बता रहे हैं वो आपके अंदर भी दिखने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप सुबह उठे, दाढ़ी बनाई नहीं आपने, बाल आपके कटे हुए नहीं है, कपड़े आपके प्रेस नहीं है, साफ नहीं है, और आप उठे, झोला लिया और प्रोस्पेक्टिंग के लिए चलेगी लोगों की, तो कोई भी आदमी आपसे नहीं जुड़ेगा। जो बदलाव आप दूसरे के अंदर आप उसे बता रहे हैं वो आपके अंदर दिखने चाहिए। जब ये बदलाव आपके अंदर दिखेंगे तो ये मान करके चलिए वो व्यक्ति आपके साथ में देखेगा कि हाँ ये व्यक्ति पहले आया था तो ऐसा था, अभी इसके पास मोबाइल भी चेंज हो गया है, अभी इसने अपना ड्रेस भी अच्छा पहना हुआ है, जूता भी अच्छा पहना हुआ है, और धूप का चश्मा भी ये बहुत अच्छा लगाया है। पहले ये बाल बुल इसके ऐसे ही रहते थे, अभी तो बहुत अच्छा ड्रेसिंग करके आता है, शरीर भी इसका पहले से स्वस्थ हो गया है, चेहरे पे भी इसके चमक है। इसका मतलब है कि जो बंदा बता रहा था जिस काम को और उस काम में बदलाव आते हैं, तो क्यों ना मैं भी करूं। तो प्रोस्पेक्टिंग सर एक बहुत अच्छा विषय है। प्रोस्पेक्टिंग करके किसी भी व्यक्ति को 99% आप उसे अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। 1% जो है वो आप उसे प्लान दिखा करके क्लोजिंग करके भी उसको अपने साथ में जोड़ सकते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि विषय तो और भी है मेरे पास में बोलने के लिए, लेकिन आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। आप लोग खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। रॉकिंग रेनेटस। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग। साथियों, जैसा कि अभी आपने सर को सुना, सर ग्रेट, सर ग्रेट, बहुत अच्छा लगा सर। सर जैसा थैंक यू सर, थैंक यू।
सभी को बताना चाह रहा था कि आज हमारे बीच में जो शख्सियत आ रही हैं, बहुत ही अच्छा मॉरल्स नॉलेज लेके आ रही हैं। और सर की बात तो मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। सर ने 3-4 पॉइंटों पे इतनी अच्छी बात को कहा, रिलेशनशिप, क्योंकि हमारा ये बिजनेस रिलेशनशिप का है। और इस यही भर बिजनेस नहीं, जो भी बिजनेस हम करते हैं, सबसे पहले रिलेशनशिप, प्रोस्पेक्टिंग। हम सामने वाले को पहले पहचान नहीं पाते हैं कि है कैसा, किस तरह का है, क्या इसके हाव भाव हैं, क्या इसके विचार चल रहे हैं, और हम गए दना अपना निकाले, प्लान देना चालू कर दिए। तो दोस्तों, सर ने आज इस बात को बताया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और सर ने हर तरह के लोगों से प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जाती है, इन सभी लोगों के लिए बताया। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं दिल से आपको शुक्रिया करता हूं सर। और दोस्तों, थैंक यू। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को सर की बातें आज मेरे समझ में आई होगी। तो समय भी हो चला है, दो हमारे साथी हैंड रेज भी किए हैं। तो सर, मैं ज़्यादा समय न देते हुए आप लोगों को मात्र 30 सेकंड का समय दूंगा। तो मैं सबसे पहले लेना चाहूंगा शिव कुमार सर को, जो जौनपुर से हैं। सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं सर, अपने हैंड से अनम्यूट हों और मात्र 30 सेकंड में अपनी बात को रखें सर। रॉकिंग रेनाटस, डियर ऑल लिसनर्स। अभी सबसे पहले मैं संजय ठाकुर सर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जो सर ने नॉलेज दिया, ये $1 मिलियन का नॉलेज है जो सर ने दिया, और ऐसी ऐसी चीजें ने बताया ना सर, वाकई में सर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम करता हूं सर। थैंक्स सर, थैंक्स। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक्स थैंक्स। तो इसी कड़ी में हमारे संजय सर सर हैं। सर, मैं आपको भी 30 सेकंड का टाइम देता हूं सर, आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सर और अपनी बात को रखें। संजय सर, नेटवर्क जोन पे आए सर। संजय सर, चलिए कोई बात नहीं सर, आपका इशू है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। संजय सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो इसी कड़ी में मैं लेना चाहूंगा भूपेंद्र सर को। सर, आप मात्र 30 मिनट में अपनी बात को रखें सर। संजय सर म्यूट भी नहीं हो पा रहे हैं। भूपेंद्र सर, मैंने आपको, भूपेंद्र सर। हाँ सर, नमस्ते। रॉक एंड रेनेटस, मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ। रॉकिंग सर, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं यहाँ पे सभी को यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप सभी लोग कंपनी में बहुत ज्यादा तरक्की करना चाहते हैं तो सवेरे शाम की मीटिंग में जरूर आए। शाम को इतने इतने अच्छे अच्छे लीडर आते हैं, सभी अलग अलग फील्ड से आते हैं, तो हमें बहुत ज्ञान मिलता है, और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कई पॉइंट आपके लिखे हैं, और बहुत अच्छा लगा सर। और मेरी टीम भी है, इसके अंदर हम 4 से 6 लोग हम डेली आते हैं, और हम काफी लगन से सीखते भी हैं और लिखते भी हैं। और बहुत जल्दी हम भी 2 से 3 महीने के अंदर शाम की मीटिंग में आना शुरू करेंगे, बोलने के लिए, लीडरशिप के लिए। धन्यवाद सर, रॉक एंड रेंडर्स। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि समय हो चुका है और 9 बज चुके हैं, तो समय का ख्याल रखते हुए मीटिंग का समापन करने का समय हो चुका है। तो मैं पुनः आज का होस्ट, मैं विनोद कुमार वर्मा, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज के हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर आशीष राठौर सर, आपका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, एवं अपने सभी पार्टिसिपेट को धन्यवाद करता हूं कि आज आप लोगों ने समय निकाल करके हमारे मिस्टर आशीष राठौर सर को आपने सुना, समझा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। तो साथियों, मैं आप सभी को अनम्यूट कर रहा हूं, अपने हैंड से अनम्यूट होकर के रॉकिंग रेनाटस का नारा देते हुए अपने अपने कामों रॉकिंग पर रेनाटस, रॉकिंग रेनाटस। रॉकिंग, 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 रॉकिंग रॉकिंग रॉकिंग।